सीरियसली मिस 20 आईब्रोज उचका कर गुस्से से बोला। हाँ तो मैं क्या झूठ बोलूँगी, वो पुरस्ताद अंदाज में बोली। आई थिंक हन्नी 18 का है। क्या तुम हन्नी से 2 साल ही छोटी हो? और 20 की उम्र में तुम डॉक्टर भी बन गई? हाउ स्ट्रेंज, वो तमस्खर से बोला। इस हन्नी के बच्चे ने बताया होगा। पेट में कोई बात तो रुकती ही नहीं। तुम्हें तो सेट करती हूँ मैं, ज़रा पहले इनसे तो निपट लूँ। वो हन्नी को कोस कर रह गई थी। वो सर खटक कर आगे बढ़ा। खुद बड़े हैं तो दूसरों को भी बड़ा करने पर तुले हुए हैं। मैं 20 की हूँ और रहूँगी। खबरदार अगर मुझे किसी ने 20 साल से ऊपर बनाया हो तो। वो बुलंद आवाज़ में कहती बिल्कुल उसे सुनाती हुई वहाँ से रफू चक्कर हो गई, जबकि वो खोल कर रह गया। इस लड़की का कोई इलाज नहीं। बेटा जाओ, अच्छे से तैयार होकर आओ, अभी गांव की सब औरतें आएंगी तो क्या कहेंगी। जाओ शाबाश, मैंने तुम्हारे सारे कपड़े वक्त के घर पहुंचा दिए हैं, तुम जाकर रेडी हो जाओ। दादी ने उसे आम कपड़ों में देखकर प्यार से समझाया। गई थी दादी। मिस्टर खड़ूस ने दरवाज़ा लॉक करवा दिया है। आप कहती हैं इनके साथ ऐसे रहो, इनके साथ वैसे रहो, लेकिन इन्हें नहीं समझाती। रात को मुझे कमरे से निकाल दिया, सुबह धमकी दी, फिर कमरा लॉक करवा दिया। ये कोई बात है? आज अगर आपने उसे डांटा ना तो मैं इस घर में नहीं जाऊंगी। वो मुंह बसोर कर बोली। क्या वक्त ने ऐसा किया? रकैया बेगम ने हैरत से पूछा। जवाबन वो मजलूमियत से सर हिला गई। ये पकड़ो फ़ोन और मिला इसका नंबर। दादी ने अपना मोबाइल उसे देते हुए गुस्से से कहा। वो जल्दी से फ़ोन में से इसका नंबर निकाल कर यस कर गई, साथ ही फ़ोन स्पीकर में डाल दिया और दादी के साथ जुड़कर बैठ गई। फ़ोन 3-4 बेल्स पर उठा लिया गया था। अजलान बख्त स्पीकिंग। इसकी मसरूफ़ सी आवाज़ फ़ोन में गूंजी थी। तेरी दादी बोल रही हूँ मेरे बच्चे। अस्सलाम वालेकुम दादी जान, वो बहुत एहतराम से बोला। पीछे से बहुत सी आवाज़ें आ रही थीं, जैसे वो किसी भीड़ में हो। ये ज़रगून बच्ची के साथ क्या सलूक किया है तुमने? दादी रौब से बोली, लेकिन लहजे में गुस्सा नहीं था। दादी जान, अब हमने क्या कर दिया है? वो बेजारी से बोला। तुमने पहले उसे कमरे से निकाला, फिर शफ़क़त साहब छोड़कर आए तो तुमने सुबह उसे नींद में से बुरी तरह से जगाया, फिर उसे बालकनी में नीचे फेंकने की धमकी दी। क्या हमारी बच्ची फालतू है? मैं आइंदा ना ये सब सुनूं। बच्ची की आंखों से इतने मोटे मोटे आंसू बह रहे हैं, और फिर दरवाज़ा भी लॉक करके चले गए। ये क्या तुक थी? हाँ बताओ ज़रा मुझे। दादी स्टार्ट हो चुकी थी इसकी खबर लेना, जबकि वो बहुत रसन से इसकी बातें सुनता रहा, बीच में बोला नहीं। और ज़रगून आज़म वो तो खुश हो रही थी। दादी ओके, आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आप खीस दीनू काका से ले लें, मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता, मैं मीटिंग में हूँ। अल्लाह हाफिज़। वो इनका एहसान मंद था, वो भला कैसे इनसे बदतमीज़ी से बात करता। फिर वो थे भी इसके लिए काबिल एहतराम। उन्होंने उसे तब पाला था जब ना इसका बाप इसके साथ था ना माँ। उसने कहते ही फ़ोन बंद कर दिया। देखा, वो दिल का बुरा नहीं, बहुत अच्छे दिल का है। अब जाओ, चाबी दीनू काका से लेकर अच्छा सा तैयार हो जाओ, वरना यहाँ लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। दादी ने इसका चेहरा हाथों में लेते हुए प्यार से समझाया। जी, वो बस यही कह सकी। उफ। वो मुंह में बुड़बुड़ाती हुई हनी के कमरे की तरफ चली गई। क्या क्या ना सोचा था कि मिस्टर खड़ूस को डांट पड़ेगी, लेकिन हनी मेरे प्यारे भाई। वो इसके कमरे में झांकती हुई बोली। मेरी जान से प्यारी आप ही, आई एम हेयर। वो वॉशरूम से बाहर आता मुस्कुराकर बोला और बाहें अपनी बहन की तरफ बढ़ाईं। ज़रगून भागकर इसके गले लगी। आप खुश हैं? वो इसका सर एहतराम से चूमता हुआ फिक्रमंदी से बोला। हाँ खुश हूँ। अच्छा ये बताओ पापा कहाँ हैं? वो नज़र नहीं आ रहे। वो इसका चेहरा हाथों में लेती हुई बोली। आप ही पापा शहर गए हैं ताया हबीब के साथ, शाम तक लौट आएंगे। चले आए, आपके घर चलते हैं, मैं आपकी तरफ ही आ रहा था। हनी इसका हाथ पकड़ता दरवाजे की जाने बढ़ता हुआ बोला। मेरा घर? वो हैरत से बोली। हाँ आपका घर। इनाम जवाबन मुस्कुरा कर बोला, जिस पर वो नाक मुँह चढ़ा कर रह गई।
आपी माशाल्लाह घर बहुत प्यारा है और अजलान भाई का पैसा लगाया दिखता भी है। वो घर को रक्श की निगाह से देखता हुआ बोला, हाँ ये तो है, अच्छा है, ये बताओ नाश्ता किया? वो इसके साथ बैठने का इशारा करती बोली, आपके बिना आज तक कभी लंच नाश्ता डिनर किया है? वो जवाबम आईब्रो उचका कर बोला, जिस पर वो मोहब्बत से अपने छोटे भाई को देखती मुस्कुराई। वो छोटा था इससे काफ़ी, लेकिन वो इसका ख्याल हमेशा बड़े भाई की तरह ही रखता आया था। वो मासूम थी, सिर्फ ज़बान ही तेज़ थी, वरना बहुत डरपोक थी। वो हनान इसका साया बनकर ही रहता आया था इस हादसे के बाद। अच्छा तुम बैठो, मैं कुक से कहती हूँ हमारे लिए अच्छा सा नाश्ता रेडी कराए, और मैं तब तक फ्रेश भी हो लेती हूँ। वो कहती है कि उठकर किचन की तरफ बढ़ गई। हनी मेरा ये बैग ऊपर पहुँचा दो। वो किचन से आती नीचे पड़े बैग की जानिब इशारा करती हुई बोली, मैं ले चलता हूँ आपी, अजलान भाई के कमरे में लेकर चलना है ना? वो मुस्कुराहट जब्त करता हुआ शरारत से बोला, हाँ। वो जवाब नाक चढ़ाकर कहती हुई इसके आगे आगे चलने लगी। शबाश बेटा, ये कैसे हुआ? किसने किया ये तुम्हारा हाल? अहमद रईस अपने बेटी की हालत देखकर परेशानी से बोले, जिसके चेहरे पर हाथों और बाजुओं पर पट्टी लगी हुई थी। पता नहीं अब्बू, मैं जुम्मे को शहर से आ रहा था जब कुछ चोरों ने मुझे बहुत मारा और जाते जाते मेरा मोबाइल भी छीन कर ले गए। वो दर्द से बोला, तुमने इनके चेहरे देखे? मुबीना बेगम ने मुबीना बेगम ने बेटे को हल्दी वाला दूध देते हुए पूछा। नहीं, इनके चेहरों पर निकाब था, लेकिन हैरानी की बात यह है उन्होंने आते ही मुझे पीटना शुरू कर दिया। मोबाइल का मुतालबा तो बाद में किया था उन्होंने। शबाश रईस हैरत से बोला, तुम फिक्र ना करो, मैं करवाता हूँ पता। तुम कहाँ थे? फ़ोन करके इत्तला ही कर देते। अहमद साहब ने मोबाइल पर नंबर डायल करते हुए पूछा। ज़ख्मी था अबू, तो अपने शहर वाले दोस्त को फ़ोन किया, वो मुझे हॉस्पिटल ले गया, वहाँ रहा और आज सुबह मैं लौट आया। अबू एक बात बताएं, क्या शफ़क़त लाशारी की पोती का निकाह हो चुका है? मतलब कल इसका निकाह था ना? वो परेशानी से बोला, हाँ हो चुका है, और वो भी किसी और से नहीं, अजलान बख्श से। अहमद साहब बेटे को सोच नज़रों से देखते हुए बोल कर वहाँ से उठकर पुलिस इंस्पेक्टर से बात करने लगे, जबकि शहबाज रईस के चेहरे पर ज़लज़ले वाले तासुर छा गए थे। वो अपनी जगह साख्त बैठा रह गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो खुद से बुड़बुड़ाया था। वो साख्त बैठा रह गया, दूध का गिला हाथ में ही पकड़ा रह गया। ज़रगुल, माला, हुम्मा भी वहीं इस्लान मेंशन पहुंच गई थी जब वो थोड़ी देर बाद सीढ़ियाँ उतरती हुई नीचे आती दिखाई दी। माशाल्लाह आपी, हनान उसे देखता खड़ा होता हुआ बोला, जो वाइट ट्राउज़र पर सी ग्रीन वाइट काम वाली शर्ट कमीज़ पहने, एक कंधे पर वाइट ही सी ग्रीन बॉर्डर वाली दुपट्टा रखे, एक कलाई में गोल्ड की 4 चूड़ियाँ, दूसरे में वाइट और सी ग्रीन चूड़ियाँ, वाइट ही सैंडल, गोल्ड के झुमके, छोटी सी बारीक चेन, गले में पहने घुंघराले बाल खुले छोड़े। वो बहुत प्यारी लग रही थी, बल्कि सही मायनों में नई नवेली दुल्हन लग रही थी। अरे यार, क्या लग रही हैं आप! हुमा अपनी जगह से खड़ी होती हुई बोली। वो मुस्कुराई। बस मैंने सोचा अपनी दादी की बात तो मान लूँ। दादी कह रही थी तुम्हारे आगा जी की मेरे और अजलान बख्त की दावत है दूसरे इलाके में। अजलान तो जाएगा नहीं, तुम चली जाओ अपने आगा जी के साथ, वहाँ मीट की भी डिशेस होंगी। वो इनके करीब आती तफसील से बोली, जबकि हनी परेशान हुआ। एक बार ऐसी ही तो वो तैयार हुई थी और वो फंस गई थी। आपी, मैं नहीं चाहता मेरी आपी ऐसे तैयार होकर बाहर जाए, नज़र लग जाती है ना? हनान ने परेशानी से कहा। अरे हनी, तुम्हारी आपी कोई खूबसूरत शय थोड़ी है, बस नॉर्मल है। तुम्हारी आपियाँ मुझसे ज़्यादा प्यारी हैं। हुमा, ज़रगुल और माला है ना, इन्हें तो नज़र नहीं लगती। वो अपने लिए जूस निकालती हुई लापरवाही से बोली, फिर मैं भी आपके साथ चलूँगा, और मैं ना नहीं सुनूँगा। मैं आगा जी से बात कर लूँगा। हनान अटल लहजे में कहता ड्राइंग टेबल की चेयर खिसका कर बैठा था, जबकि वो तीनों रक्ष से इन बहन भाई का प्यार देख रही थी। भाई तो हुमा का भी था, माला का भी था, लेकिन
ان میں اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، اور حنان اور زرغون انہیں دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ ایک دوسرے سے چھوٹے ہیں۔ زرش نے حیرت سے اسے دیکھا جو لانچ میں رکھے صوفے پر بیٹھی تھی۔ آس پاس بہت سی خواتین تھیں جو اس کے لیے گفٹس اور سلامیاں وغیرہ لائی تھیں۔ دادی، شیلا، نگت، انیلا، سب خواتین بھی وہیں بیٹھی تھیں۔ زرش حیرت سے زرغون کو دیکھ رہی تھی جو آج مشرقی دلہن کے روپ میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بیٹا، شوہر نے آپ کو کیا گفٹ دیا ہے؟ ایک چلبلی سی عورت نے مسکرا کر پوچھا۔ زرغون نے سریعت سے دادی کو دیکھا۔ دادی نے چوڑیوں کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ ناسمجھی سے کبھی انہیں تو کبھی ان کی کلائی کو دیکھتی جس کی طرف وہ اشارہ کر رہی تھی۔ زرگل سمیت سب اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔ ہمارا اور ملیہ کی زرغون سے کچھ خاص نہیں بنتی تھی، اسی لیے وہ ایک طرف بیٹھی ہوئی زرغون کو منہ بنائے دیکھ رہی تھیں۔ مجھے تو کچھ نہیں دیا انہوں نے، وہ دادی کو ناسمجھی سے دیکھتی اس عورت سے بولی۔ اف، یہ لڑکی ایک اشارہ تک نہیں سمجھ سکی۔ دادی تاسف سے بڑبڑا کر رہ گئی، جبکہ سنبل زرش کو دیکھتی مسکرائی۔ جواباً زرش بھی مسکرائی۔ بیٹا، دیا تو ہے اس نے تمہیں، تمہارے نام وہ نہر والی اور پہاڑ والی زمین تو لگا دی ہے، پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ دادی جلدی سے بولی تھی کہ یہ عورتیں گھر گھر جا کر باتیں کرتی ہیں۔ وہ کب کی؟ اور سین بھی نہیں لیے میرے؟ وہ حیرت سے خود سے بڑبڑائی، جبکہ سنبل اور زرش کا چہرہ ایک دم سے تریخ پڑا تھا۔ ماشاءاللہ، پھر تو ہماری بہو بہت امیر ہے، ان میں سے ایک عورت خوش اخلاصی سے بولی۔ زرگل ہما مالا نے بھی اسے گفٹ دیے تھے۔ ہمیرا اور ملیہ نے ماں کی جھڑکیوں سے بچنے کے لیے اسے گفٹ دیے۔ زرگل آج رات ڈنر پر ثاقب آ رہا ہے، تم جاؤ، جا کر تیار ہو جاؤ۔ سنبل بیگم اچانک سے ہی زرغون کے پاس بیٹھی زرگل سے بولی، جس کے چہرے پر ایک دم سے تاریکی چھائی تھی۔ ہنستے ہوئے ہونٹ ساخت ہوئے تھے۔ سنا نہیں تم نے؟ جاؤ، جا کر کپڑے وغیرہ چینج کر لو۔ سنبل بیگم اسے اپنی جگہ جمے دیکھ کر تنگ کر بولی۔ وہ اپنی ماں کو دیکھتی ہوئی وہاں سے اٹھ کر اندر چلی گئی، جبکہ زرغون نے حیرت سے اس کا چہرہ دیکھا۔ یہ ثاقب کون ہے؟ وہ ہما سے پوچھنے لگی۔ زرگل آپی کے ماموں زاد اور ان کے منگیتر، ہما نے گہری سانس لیتے ہوئے جواب دیا، جس پر وہ سنجیدگی سے سنبل بیگم کو دیکھنے لگی جو نخوت سے اسے دیکھتی ہوئی کچن میں چلی گئی تھی۔ آغا جی کے ساتھ وہ ملکوں کی حویلی آئی تھی۔ بڑی سی بلیک شال اوڑھے، سی گرین پٹی والا دوپٹہ، سفید دوپٹہ کندھے پر رکھے وہ ان خواتین سے بات چیت کر رہی تھیں۔ لہجے میں بہت مٹھاس شامل کی ہوئی تھی، جس سے وہ خواتین خوب متاثر تھیں اس سے۔ آغا جی، یہ کن کا گھر ہے؟ وہاں آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تھا میڈم کو، لیکن پوچھنا اب یاد آیا تھا۔ یہ اذلان بخت کے جگری دوست عبداللہ کا گھر ہے، اسی نے دعوت کی ہے۔ وہ کل شادی پر شریک نہیں ہو سکا تھا، آؤٹ آف سٹی تھا، تو آج اس نے دعوت پر بلایا ہے۔ وہ جو سامنے وائٹ سوٹ میں بیٹھا ہے وہ عبداللہ ملک ہے، شادی شدہ ہے، 2 بچے بھی ہیں۔ آغا جی نے اس کی طرف جھکتے ہوئے بہت تفصیل سے اسے بتایا، جس پر اس نے سر ہلایا، جبکہ ہنی ان کے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اسے بچے بہت پسند تھے۔ ٹن ٹن دروازے کی بیل بجی۔ حمیدہ، تم ٹھہرو، میں خود کھولتا ہوں۔ عبداللہ ملازمہ کو دروازے کی جانب جاتا دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ دروازہ کھولتا ہی وہ مسکرایا تھا، اس کی عزیز ہستی جو دروازے کے فریم میں کھڑی تھی۔ تمہاری تو طبیعت خراب تھی، اذلان اس کے گلے لگتا حیرت سے بولا۔ اگر طبیعت خرابی کا نہ بتاتا تو تم نے کون سا آ جانا تھا، اس لیے یہ بہانہ ضروری تھا۔ آؤ اندر۔ عبداللہ اس کی خفگی بھری نظروں میں مسکرا کر دیکھتا ہوا اسے کھینچتا ہوا بولا۔ وہ خفگی سے اس کا ہاتھ جھٹکتا ہوا اندر آیا۔ جب لانچ میں بیٹھی شخصیات کو دیکھ کر وہ تھما۔ اس کی گود میں ایک 3 سال کا بچہ تھا، جبکہ آغا جی ملک شرجیل جو کہ عبداللہ کے دادا تھے ان سے باتیں وغیرہ کر رہے تھے۔ اف، وہ دانت پیس کر عبداللہ کو گھورتا بلند آواز میں سب کو سلام کرتا ہوا ان سے ملا۔
زرغون نے بچے سے نظریں ہٹا کر حیرت سے اسے دیکھا۔ ہیں یہ یہاں کیسے آ گئے؟ یہ تو کراچی گئے تھے نا، آغا جی نے تو یہی بتایا تھا۔ وہ غصے سے بڑبڑائی۔ وہ بچہ کبھی اس کی چوڑیاں چھوتا تو کبھی اس کے کانوں میں پہنے بڑے بڑے ٹوکری والے سونے کے جھمکوں کو چھوتا۔ آغا جی آپ یہاں؟ وہ کچھ دیر بعد بولا، بھائی ہمیں تو عبداللہ نے انوائٹ کیا تھا، ہم عبداللہ کو منع تو نہیں کر سکتے تھے نا؟ آغا جی ہلکی مسکان سے بولے۔ وہ انہیں سنجیدگی سے دیکھ کر رہ گیا۔ کھانا ریڈی ہے، آ جائیں سب۔ عبداللہ کی بیوی لاؤنج میں آتی ہلکی مسکان سے بولی، جس سے سب اٹھ کر ڈائننگ ٹیبل کا گرد بیٹھے۔ زرغون نے حیرت سے میٹ کی ڈشز کو دیکھا۔ میٹ بریانی، چائنیز رائس، سبزیوں کی ڈشز، مرغ کی ڈشز، سب کچھ تھا۔ زرغون کی تو دلی مراد بھر آئی تھی۔ تب بھی آغا جی کا فون بجا تھا۔ موبائل نکال کر وہ یس کا بٹن دباتے کان سے لگا گئے۔ اوہ اچھا ہم ابھی نکل رہے ہیں، معذرت ہمیں نکلنا ہوگا، کبھی کچھ مسئلہ ہو گیا ہے سو ہمیں نکلنا ہوگا۔ آغا جی اچانک ہی ڈائننگ ٹیبل سے اٹھتے ہوئے بولے، ساتھ ہی حنان بھی کھڑا ہوا۔ زرغون تم نہیں چلو گی؟ آغا جی مصنوعی سنجیدگی سے بولے، جبکہ وہ منہ پھولائے للچائی نظروں سے کھانا دیکھ رہی تھی۔ اذلان بخت کی نظریں اسی پر تھیں۔ زرغون آغا جی آپ سے کچھ پوچھ رہے ہیں، وہ طنز سے بولا۔ نہیں میں تو آپ کے ساتھ جاؤں گی، ان لوگوں نے اتنے پیار سے ہمارے لیے دعوت ارینج کی، ایسے اٹھ کر جانا تو برا لگتا ہے نا؟ کیوں آغا جی؟ وہ سنجیدگی سے بولی، جبکہ آغا جی اپنے پلان کو کامیاب ہوتے دیکھ کر ہلکی مسکان سے سر ہلاتے ہوئے حنان کو پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے چلے گئے، جبکہ اذلان بخت اتنے لوگوں میں کچھ کہہ بھی نہ سکا۔ وہ اپنی پلیٹ میں کھانا نکالتی ایک مشرقی لڑکی کی طرح اس کی پلیٹ میں بھی چائنیز رائس ڈال رہی تھی۔ یہ سب اسے اتنے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر کرنا پڑا تھا، ورنہ ایسا تو وہ خواب میں بھی نہ کرتی۔ وہ جب کھانا کھا کر کچھ دیر بعد وہاں سے نکلنے لگے تو عبداللہ کی والدہ نے زرغون کو ایک بہت خوبصورت ڈریس، ساتھ سندھی کڑھائی والی شال اور 50,000 کی سلامی دی تھی، جسے لینے سے وہ انکاری تھی، لیکن انہوں نے زبردستی وہ بیگ اس کی گاڑی میں رکھوا دیا تھا۔ وہ دونوں پیچھے تھے جبکہ گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا۔ وہ ارد گرد بہت اشتیاق سے دیکھ رہی تھی۔ چاند کی روشنی میں درخت، جنگلات، کھیت اسے کافی فینٹسٹک کر رہے تھے۔ آغا جی کے ساتھ کیوں نہیں گئی؟ وہ سرد لہجے میں بولا، میں کیا پاگل ہوں؟ بھلا اتنا مزیدار کھانا چھوڑ کر گھر جا کر سبزی کھاتی؟ نیور فار ایور، سنجیدگی سے جواب دیا گیا، جس پر وہ لب بھیج گیا تھا۔ وہ اپنی نوعیت کی عجیب کوئی لڑکی تھی۔ تب ہی گاڑی جھٹکا کھاتی ہوئی رکی تھی۔ اللہ رکھا کیا ہوا ہے؟ وہ ڈرائیور سے بولا جو بار بار چابی لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ صاحب لگتا ہے گاڑی میں کوئی فالٹ آ گیا ہے، سٹارٹ نہیں ہو رہی۔ ڈرائیور نے پریشانی سے جواب دیا۔ ڈیم اٹ! وہ غصے سے بڑبڑایا ہوا موبائل میں خیام کو میسج کرتا گاڑی بھیجنے کہہ کر فوراً فون پاکٹ میں رکھتا وہ چونکا۔ وہ گاڑی سے باہر نکل چکی تھی۔ مس مرضی گاڑی میں بیٹھیں، وہ غصے سے بولا۔ میں نہیں بیٹھ رہی، میں تو واک کروں گی، بہت اوور ایکٹنگ کر لی ہے۔ وہ ارد گرد کے ماحول کو دیکھتی ضدی لہجے میں بولی۔ وہ غصے سے باہر نکل کر اس کی طرف آیا۔ یہ روڈ خطرناک ہے مس زرغون اعظم، اس لیے چپ چاپ گاڑی میں بیٹھو۔ کیوں بیٹھوں؟ اب میں گھوموں پھروں بھی نہ، میری اپنی لائف ہے، یہاں دل کیا وہاں جاؤں گی۔ وہ تنگ کر بولتی ایک کھیت کی طرف چلنے لگی، جبکہ وہ کندھے اچکاتا ہوا گاڑی سے ٹیک لگائے گاڑی آنے کا ویٹ کرنے لگا۔ صاحب وہ جگہ پراسرار ہے، یہ زمین میرے ہمسائے کی ہے۔ وہ ایک دن رات کو گائے بھینسیں باندھ آیا تو اسے وہ خود کی شکل کا ایک آدمی گائے بھینسیں باندھتا ہوا نظر آیا۔ وہ تو جی وہیں بے ہوش ہو کر گر گیا۔ تب سے وہ یہ کھیت اور ڈیرہ چھوڑ چکا ہے۔ یہاں جو جاتا ہے اسے اپنا آپ وہاں دکھتا ہے۔ میڈم کو واپس بلا لیں، ڈرائیور نے سنجیدگی سے اسے بتایا، جبکہ وہ سر جھٹکتا ہوا کلائی میں بندھی واچ دیکھنے لگا۔
अभी 5 मिनट ही हुए थे उसे गए जब वो चीखती हुई इसी तरफ भागकर आती उसे दिखाई दी। फुल तेज़ी से भागती वो इसके पास आती, इसका कंधा दबोच गई थी। क्या हुआ? क्या वहाँ भूत देखा अपनी शक्ल का? वो संजीदगी से बोला। हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? वो हैरत से इससे दूर होती हुई बोली। क्योंकि वो भूत मैं ही था। क्या? वो 3-4 कदम की दूरी पर होती चीखी। मैडम जी साहब मजाक कर रहे हैं, लेकिन वो जगह पुरस्कार है। ड्राइवर इसकी चीख से घबराता हुआ जल्दी से तफसील दे गया। जबकि वो गहरे गहरे सांस लेती झट से गाड़ी के अंदर बैठी। बाहर खड़े इंसान के लबों पर एक अनजानी सी मुस्कुराहट छलकी थी, जिससे वो खुद भी अनजान था। लेकिन ड्राइवर ने हैरत से अपने साहब को देखा था, जिसके लबों पर भूले से भी कभी मुस्कान नहीं आती थी। जब बेटी साथ होती तो मुस्कुरा देता, लेकिन वो मुस्कुराहट भी ऊपरी होती थी। दूसरी गाड़ी आते ही वो इस पर बैठ कर चले गए। अजलान बख्त तो गाड़ी से उतरता सीधा अपने पोर्शन की तरफ चला गया, जबकि वो आगा जी की पोर्शन की जानिब आती रुकी। सामने ही एक लड़का होंठों पर अजीब सी धुन सजाए इर्द गिर्द लोफराना अंदाज में देखता ज़रगून को देखकर एक आंख दबा गया था, जिस पर वहीं रुकी रही। वो लड़का अजीब सी मुस्कान से इसके पास से गुजरने लगा था जब वो अपना पाँव इसके पाँव में उलझा गई थी, जो इसके देखने में मगन था। अपने ध्यान में चलता वो सीधा नीचे फर्श पर गिरा था। आंखें और होंठों को कंट्रोल में रखो बिल्ली के मुंह वाले, वरना यहीं दफना दूंगी। अपने भाई से कहवा कर इडियट, खबीस मुस्कुराने वाला, वो गुस्से से कहती हुई अंदर की तरफ बढ़ गई। जबकि वो लड़का हैरत से नीचे गिरा इस लड़की को देखता रह गया। सामने वाले छत पर खड़ा लड़का ज़रगून की तस्वीर खींच कर किसी को भेज चुका था। क्या यही लड़की है? उसने मैसेज करके पूछा। हाँ, मुख्तसर सा जवाब आया। ये लंगूर कौन था? वो सामने से आती माला से बोली। ये ज़रगुल आपी के मंगेतर और इनके कज़न हैं, फ्रांस में होते हैं। फैमिली बहुत रिच है इसीलिए तो संभल लाई ने बिना कुछ सोचे समझे ज़बरदस्ती ज़रगुल का रिश्ता कर दिया था। माला अफसोस से बोली। ज़रगुल ने इनकार नहीं किया? वो हैरत से बोली। इनके इनकार को कौन सुनता? इनकी अम्मी बहुत सख्त हैं, वो सिर्फ अपनी ही करती हैं। माला गहरी सांस लेकर कहती उसे गुड नाइट बोलती हुई अपने कमरे की जानब बढ़ गई। वो काफ़ी देर वही होठ भेजे खड़ी रही, फिर सर झटकती अपने पापा के कमरे में चली गई। वहाँ वो अब इनके साथ काफ़ी देर बैठी रही, क्योंकि हनी तो असरान और शाजिम के साथ बाहर गया हुआ था। आधे घंटे बाद वो बख्त मैशन आई थी। वो मुस्कुराई। सामने ही सोफे पर हिना बैठी थी, हाथ में रिमोट था। सामने एलडी पर कार्टून चल रहे थे। हाय हिना, वो इसके करीब आती मुस्कुरा कर बोली। हाय आंटी, आप यहाँ? वाह। हिना एकदम सोफे पर खड़ी होती पुरजोश अंदाज में बोली। हाँ, मैंने सोचा क्यों ना जाकर हिना के साथ रहा जाए, साथ उसे कंपनी भी दी जाए। कैसा? वो इसके साथ बैठती मुस्कुरा कर बोली। वाह, गुड आइडिया। पता है मैं अकेली बहुत बोर होती हूँ यहाँ, और मेरा जितना बच्चा भी हमारे घर कोई नहीं, तो मैं बहुत बोर हो जाती हूँ। आप प्लीज़ अब यहीं रहें ना जब तक मेरी छुट्टियाँ हैं। हिना इसका हाथ पकड़ती लज्जत से बोली। आप कहती हो तो ठीक है, मैं आपकी छुट्टियों तक रुक जाती हूँ। अब खुश? वो आंखों में शरारत लिए बोली। लेकिन शर्त यह है, हम आपके बाबा जान के कमरे में स्लीप करेंगे। इनका कमरा बहुत बड़ा और ख़ूबसूरत है, दोनों वहाँ आराम से सोया करेंगे। कैसा? वो आंखों में ढेर सारी शरारत लिए इससे बोली। वो तो ठीक है आंटी, लेकिन बाबा नहीं मानेंगे। वो अकेले सोते हैं ना, हमारे साथ बेड पर कंफर्टेबल नहीं होंगे। वो समझदारी से बोली। तो आप अपने बाबा से कह देना वो दूसरे रूम में चले जाएं। वो इसका नन्हा सा हाथ अपने होठों से छूती हुई बोली। जब हिना को एक अजीब सा एहसास हुआ था, वो बच्ची उसे देखे गई। देखो, जैसे मैं कहती हूँ वैसे करते जाना, ओके? वो इसकी उंगली हाथ में लपेटते हुए बोली। वो इसके चेहरे को इत्तेशाक से देखती हुई सर हिला गई।
क्वार्टर की दूसरी साइड मुड़ती वो रुकी थी। सामने ही ख़याम चला आ रहा था। अब वो भी थम चुका था। उसे सामने देखा। दोनों एक दूसरे को देखते हुए धीमे धीमे कदमों से चलने लगे। अब वो एक दूसरे के आईन सामने थे। ज़रगुल की आंखों में एक आग सी झलने लगी थी, जबकि ख़याम बेबस सा उसे देखे गया। ज़रगुल गुजरने लगी थी जब वो अचानक से बोला। वो रुक तो गई, लेकिन ना पलटी ना कोई जवाब दिया। ज़रगुल, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? मुझे एक मौका दोगी? वो सर झुकाए इससे बोला। हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। ख़याम अली, तुम्हें भी इस अज़ियत में जलना होगा, पछताओगे सारी ज़िंदगी। वो स्पाट लहजे में कहती हुई आगे बढ़ गई, जबकि वो वहीं तना हारा सा खड़ा रह गया। आंखों में वीरानी सी छा गई थी। हनान ने बहुत गौर से इन दोनों को देखकर लब भेजे। वो इन दोनों की बातें सुन चुका था और इनके चेहरों में रकम अज़ियत वो उससे भी आगाह हो चुका था। वो कुछ सोचता हुआ आगे बढ़ गया। बाबा, हम आ जाएं रूम में? हन्ना ने डोर नॉक करते हुए पूछा। यस माय प्रिंस, वो फाइल बंद करता हुआ वो मोहब्बत से बोला। वो चौंका, क्योंकि हन्ना के पीछे वो बला जो थी, जो होंठ ऊपर चढ़ाए उसे ही देख रही थी। अज़लान बख्त के माथे पर पड़े नागवार बल पड़े थे, जिनको देखकर वो नाक चढ़ाती बड़े मलकाने हकूक से बड़ी सी चादर सोफे पर रखने लगी। बाबा जान, क्या हम आपके रूम में सो सकते हैं? हिना ने मासूमियत से पूछा। वो ठटका। हिना, आप ठीक तो हैं? आप पहले भी तो अपने रूम में सोती थी ना? वो हैरत से बोला, क्योंकि हिना को अपने रूम के अलावा कहीं नींद नहीं आती थी। मुझे उस कमरे में डर लगता है, खिड़की से अजीब सी आवाज़ें आती हैं। मैं नहीं सोऊंगी वहाँ, हिना ने बिना अटके बहुत पुरअतमाद अंदाज में कहा। वो ठटक कर खड़ा हुआ, फिर उसे देखने लगा जो मासूम सूरत बनाए अपने मोबाइल में बिजी थी। हिना माय डॉल, वहाँ क्यों नहीं है? वहाँ कोई नहीं है। आपके बाबा के होते क्या कोई भूत आपको डरा या नुकसान पहुँचा सकता है? वो इसके पास नीचे बैठता हुआ बोला। हाँ, आप खुद जो भूत हो, वो गुस्से से बुड़बुड़ाई। नहीं, मुझे यहाँ सोना है, आपके रूम में। आप मेरे वाले रूम में सो जाएं ना प्लीज़, इसकी बेटी ने ज़िद्दी लहजे में कहा। वो ऐसे ज़िद इसने पहले कभी नहीं की थी, जिस पर वो समझ चुका था ये किसी और की पढ़ाई हुई पट्टी है। वो खड़ा होता हुआ इसकी तरफ आया। इसकी बेटी ने ज़िद्दी लहजे में कहा था, और इसकी ज़िद इसने पहली कभी नहीं की थी, जिससे वो समझ चुका था ये किसी और की पढ़ाई हुई पट्टी है। वो खड़ा होता इसकी तरफ आया, जो उसे अपनी तरफ आता देखकर जल्दी से हिना के पास आने लगी थी, जो वो सरात से इसकी कलाई अपने मजबूत हाथ में जकड़ गया था। वो बखलाई थी। मेरी बेटी को आइंदा अगर कुछ उल्टा सीधा सिखाया तो तुम्हें उल्टा लटका दूंगा। वो गुस्से में धीमे से फनकारा था। उल्टा कैसे लटकाएंगे? पंखे से या किसी और चीज़ से? बता दे मुझे, वो नाक चढ़ाकर बोली। शट अप यू फूलिश गर्ल, मुझसे ना आप तमीज़ से बात किया करें। मैं कोई आपकी बीवी नहीं हूँ जो आप मुझ पर चिल्लाएंगे, और मैं सर झुकाकर सुनूंगी। मैं भी ईंट का जवाब ईंट से ही देती हूँ, और वैसे भी ये कमरा मेरा और हिना का है। आप कहीं और बंदोबस्त करें। आप कौन सा स्पेशल है जो ऐसे शानदार कमरे में सोएं और हम दोनों दूसरे रूम्स में? नहीं, हम दोनों तो यहीं सोएंगे। बहुत ज़बरदस्त नींद आती है यहाँ। वैसे ये रूम किस डिज़ाइनर से डेकोरेट करवाया था? बेड को इस साइड पर होना चाहिए था और सोफे कबर्ड को बाएं साइड। डिज़ाइनर अच्छा नहीं था। वो नाक चढ़ाकर बोलती जा रही थी, जब वो सरहद से इसके चलते होंठों पर अपना भारी हाथ रख गया था। क्या खाती हो तुम लड़की? सर दर्द करके रख दिया है। जा रहा हूँ, और ध्यान से सोना, कहीं वो खेत वाला जिन ना आ जाए। सुना है वो जिसकी शक्ल देख लेता है 10 रातों तक उसे डराता है। सो बी केयरफुल, वो सद लहजे में फंकारा था। ज़रगुन के चेहरे पर हवाइयों सी उड़ने लगी थी। उसकी बात सुनकर उसने खौफजद नज़रों से तीनों कदावर खिड़कियों को देखा, जबकि हिना कमर पर हाथ रख के अपने बाबा को देख रही थी। वो भला कब से इतना बोलने लगे थे?
वो तो घर में गिने चुने ही लफ्ज़ बोलते थे। हिना, हम आपके रूम में सोते हैं जहाँ चारों तरफ खिड़कियाँ हैं, रात को हवा आएगी। आप ये मत समझिएगा कि मैं किसी भूत से डरती हूँ, ये इसलिए कि सर्दी आ गई है तो इनसे सर्द हवा आती है ना हिना? वो हिना से बोली लहजे में खौफ था लेकिन जाहिर नहीं होने दिया। वो आंखों में तमस्खर लिए उसे देखता रहा, जैसे पूछा हो, सीरियसली मिस मर्जी? हाँ आंटी ठीक कह रही हैं, हिना हैरत से बोली। चलो हिना, हम सोते हैं जाकर। वो इसकी कलाई पकड़ती सरात से उसकी नज़रों से बचती हुई कमरे से झपक से निकल गई। पीछे वो गहरी सांस लेता सर झटक कर रह गया। वो लड़की अव्वल दर्जे की अहमक थी, पता नहीं उसे डॉक्टर किसने बना दिया था। वो सोच कर रह गया। वो खाकान के साथ सुबह की वर्जिश पर इसके साथ ज़बरदस्ती चली आई थी। हनान, रात को मुझे भूत दिखा, क्या तुम यकीन करोगे? वो इसके साथ चलती तेज तेज लहजे में बोली। अगर आप कह रही हैं तो ये सच ही होगा, वैसे भी गांव में ऐसी चीज़ें आम होती हैं। वो इर्द गिर्द देखता हुआ बोला। वो दोनों ठटके सामने ही कोई लड़की तेज़ी से चलती इनकी तरफ ही आ रही थी। शायद वो भी सुबह की वॉक पर आई थी, लेकिन इन दोनों की चौंकने की वजह इस लड़की का स्याह रंग था। यानी ये कोई चुड़ैल तो नहीं? वो इसका कंधा पकड़ती हुई सरमराई से बोली। नहीं आप ही वो लड़की है, और सफ़ेद स्याह लोग भी होते हैं, इसमें डरने की कोई बात नहीं। हनी ने संजीदगी से कहा। अस्सलाम वालेकुम। वो लड़की इनके करीब से गुजरती धीमे लहजे में बोली थी। वालेकुम अस्सलाम, ज़रगून और हनी ने जवाब दिया। वो लड़की ने हल्की मुस्कान से नवाजती हुई इनके करीब से गुजर गई थी। बात सुने आप ही, हनी ने उसे कंधा मारा, लेकिन वो इस लड़की के करीब जा चुकी थी। वो लड़की खलूस से मुस्कान से घुंघराले बालों वाली लड़की को मोहब्बत से देख रही थी। आप हमें जानती हैं क्या? ज़रगून ने भी हल्की मुस्कान से पूछा, जबकि हनी गहरी सांस लेता खड़ा अपनी आपी को देख कर रह गया। मैं जानती हूँ आपको, आप कल हमारे घर आई थी। मैं अब्दुल्ला मलिक की बहन हूँ, फ़ातिमा। मैंने आपको निकलते हुए देखा था। असल में मुझे बुखार था कल से, तो मैं आपसे मिल नहीं सकी, लेकिन मैंने देखा था आपको। मैं इस्लामाबाद में होती हूँ, वहीं स्टडी करती हूँ। अब स्टडी कंप्लीट हो गई है तो यहाँ आ गई हूँ। वो लड़की खिली हुई मुस्कान से बोली, जबकि आंखों में इसके लिए मोहब्बत ही मोहब्बत थी। जैसे देखकर हन्नी हैरान था, भला भाई के दोस्त की बीवी के लिए इतनी रिस्पेक्ट और मोहब्बत, और मुझे पता होता तो ज़रूर इयादत करती मैं। ज़रगून बोली। और ये मेरा छोटा भाई हनान लाशारी है। हम पहले ऑस्ट्रेलिया में होते थे, अभी हाल में ही पाकिस्तान शिफ्ट हुए हैं, और तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे हनी मुझसे इतना छोटा नहीं है, बस 1-2 साल ही है। वो शुरू हो चुकी थी। फातिमा बहुत धीमी मुस्कान से सुन रही थी, जबकि हनी परेशानी से उसे अपनी आपी की बातों को सुन रहा था। आपी चलें, बख्त भाई को नहीं पता, ना ही घर में किसी को पता है कि आज हमने वॉक को शर्फ बचका है। सब ढूंढ रहे होंगे। हन्नान बेबसी से बोला। अच्छा फातिमा, नाइस मीट यू। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। वो मुस्कुराकर इससे हाथ मिलाती हुई हनी को घूरती इसके साथ चली गई। फातिमा ने मोहब्बत से उसे देखा, फिर पलटकर दूसरी जानिब जाती हुई सड़क की तरफ मुड़ गई, जिस तरफ इनका घर था। उसे भी आदत थी वॉक पर जाने की। यह आदत वो तबीयत ख़राबी के बावजूद तर्क नहीं कर सकी थी। आगा जी बख्त के घर पर थे। सुबह का नाश्ता वो ज़्यादातर बख्त के साथ ही करते थे। हिना अपनी फ्रेंड के साथ लगी। हिना अपनी फ्रेंड कैसी लगी तुम्हें? आगा जी ने राजदारी से पूछा। आगा जी वो तो बहुत अच्छी है और मुझे बहुत पसंद भी है, लेकिन वो डरती बहुत है। रात को मेरे साथ सोई थी, कभी पर्दा हिलने से डर जाती तो कभी मेरी टांग लगने से, फिर नींद में बुड़बुड़ाती भी बहुत ज़्यादा है। हिना ने मुस्कुरा कर इन्हें जवाब दिया, जबकि फाइल को फाइनल टच देता बख्त चौंका था। तभी वो तैयार होकर नीचे आई थी। ब्लैक
सादा सूट जिसका दुपट्टा फिरोजी था, जिस पर भारी काम किया गया था। ये सारे सूट रुकैया दादी ने बनवाए थे इसके लिए। एक से बढ़कर एक सूट था। गुड मॉर्निंग आगा जी, वो इनके करीब आती हुई बोली। अस्सलाम वालेकुम। आगा जी की बजाय जवाब उसकी तरफ से आया था, जिस पर आगा जी और हिना मुस्कुराए, जबकि वो दांत पीसती उसे कोस कर रह गई। ये तो मुझे नाक चने चबा रहा है, जबकि चबवाने मुझे थे। कोई नहीं, आज से आपके उल्टे दिन शुरू। तभी तो मुझे अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालोगे। वो आगा जी के साथ बैठती हुई बुड़बुड़ा कर रह गई। खाना लग चुका है साहब जी। कुक के कहने पर सब उठकर डाइनिंग टेबल के करीब आए। आंटी, मुझे अपने हाथों से नाश्ता करवाएं ना प्लीज़। हन्ना ने नाश्ता करती ज़रूर का पल्लू खींच कर कहा। इसके लहजे में छुपी हसरत बख को बहुत अच्छे से समझ चुका था। अपनी बेटी को महरूमियों पर वो अजियत से लब भेज कर रह गया। वाई नॉट हिना डार्लिंग। वो अपने लिए बनाया ब्रेड का पीस इसके होंठों के नज़दीक ले गई थी। वो कभी खुद खाती तो कभी उसे खिलाती। आगा जी ने जिताती हुई मुस्कान से अपने पोते को देखा। वो इनकी नज़रों से नज़रें चुरा गया था, लेकिन वो नाश्ता नहीं कर सका था। नाश्ते से इसका दिल उचाट हो चुका था। लॉन की सीढ़ियाँ उतरती ज़ारिश उसे सामने से आता हुआ देखकर थमी। वो भी 200 वाट की मुस्कान से ज़र्श को देखकर रुकी। ज़र्श के तो तन बदन में ही ये मुस्कान आग लगा गई। चिच, बहुत अफसोस हुआ मुझे ये जानकर कि तुमने 2 शादीशुदा और एक बच्ची के बाप से शादी की है, और लगता है तुम्हें रिश्तों की शदीद किल्लत थी। ज़र्श ने तंजिया मुस्कान से कहकर इसकी मुस्कुराहट गारत करनी चाहिए। रिश्तों की किल्लत आपको होगी, मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई कमी नहीं थी, इसलिए तो जल्दी शादी हो गई, और मैं अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करती हूँ। वैसे भी इतना अमीर हैंडसम इंसान तो शादी के लिए कौन मना कर सकता है। वो बिना मुस्कुराहट समेटे बहुत तंज से बोली। ज़र्श के मुस्कुराते लब सिकुड़े। वैसे आपको अब शादी कर लेनी चाहिए। बड़ी उम्र की लड़कियों को कौन पूछता है आजकल। वो मुझे रास्ता दे दें। ज़र्श आपी, मुझे अंदर जाना है। वो फिरोजी दुपट्टा ठीक से सर पर जमाने की कोशिश करती हुई तंज से बोली। ज़र्श उसे देखती हुई एक साइड हुई, और वो फिर से 200 वाट की मुस्कान उसे नवाजती हुई अंदर चली गई, जबकि ज़र्श ने लब भेज कर पैर नीचे ज़मीन पर मारा, और वो कलस कर रह गई थी इसकी मुस्कान से। वो सब लॉन में बैठी किन्नू से इंसाफ कर रही थी, जब साथ वाली घर की छत से वही लड़का फिर से उसे नज़र आया था। आज इनके साथ हिना भी थी, जो बहुत नफासत से एक एक फांक खा रही थी, और वो सब ऐसे ही खाए जा रहे थे। कोई आधा माल्टा मुंह में रख लेती तो कोई पूरे का पूरा, एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए। भाई साहब, ये मंगनी शुदा है, ये भी शादीशुदा है, ये भी शादीशुदा है, बल्कि हम सब शादीशुदा, और ये जो बच्ची है ना, ये मेरी है। तो हमें ताकने से बाज आओ, जाओ किसी दूसरी साइड जाकर खड़े हो, वरना हमारे शौहर तुम्हें बहुत पीटेंगे। वो उस लड़की की नज़रें अपने ग्रुप पर देखकर खड़ी होती तंजिया से बोली, जबकि वो लड़का बहुत गुस्से से देखने लगा। ये हमारा घर है, मैं जहाँ चाहूँ खड़ा हूँ, जिसे चाहूँ देखूँ, मेरी नज़रें, मेरी आंखें हैं, आपको क्या मसला है। वो लड़का बहुत बदतमीज़ी से बोला। हैं, मैं तो उसे शरीफ समझी थी, वो हैरत से बोली, जबकि वो तीनों मुस्कुराहट छुपा गई। मेरा शौहर जलाद है, 1 मिनट में बुलाती हूँ। वो बाहर निकलते हुए बख्त को देखकर बोली। सुने, ये लड़का काफ़ी देर से आपकी बीवी को देख रहा है, ऊपर से बदतमीज़ी भी कर रहा है। वो अचानक से ही बख्त से बोली थी, जिस पर मोबाइल चेक करता बख्त ऊपर छत पर खड़ा लड़का दोनों ही चौंके थे। सब लड़कियों ने भी हैरत से जरगून को देखा। बख्त ने तीखी नज़रों से छत पर खड़े लड़के को देखा, जो बख्त के देखते ही फ़ौरन से रफू चक्कर हो चुका था। बख्त बहुत गुस्से से उस लड़के के घर की तरफ बढ़ा था। वो हाथ झाड़ती हुई नीचे बैठी। यार, क्या चीज़ हो तुम, कैसे बड़े भाई से शिकायत कर दी तुमने।
ज़रगुल ने हैरत से पूछा। उस लड़के ने बहुत तंग किया हुआ था, हर वक्त छत पर ही पाया जाता है, कभी मुझे ताक रहा होता है तो कभी तुम्हें, कभी माला को, कभी किसी और को। बस आज तो मुझे गुस्सा ही आ गया, वो माल्टा छीलती गुस्से से बोली, जबकि वो चारों उसे मुंह फट से इम्प्रेस हो चुकी थीं। वो अब हन्नी को गोद में बिठाए उसे माल्टा खिला रही थी। ज़रगुल ने मुस्कुराती नज़रों से इन दोनों को देखकर आगा जी के फैसले को सराहा था। फातिमा बच्चे, ये शहर नहीं गांव है, यहाँ एहतियात किया करो। आइंदा अगर कहीं जाना हो तो भाभी या माई को साथ ले जाना। अब्दुल्ला ने फातिमा को बहुत प्यार से समझाया। भाई मैंने बहुत एंजॉय किया, आज जो इतना प्यारा मनाजिर था, और पता है मैंने बख्त भाई की बीवी ज़रगुन और इनके भाई को देखा। फातिमा ने ये जिक्र चमकती आंखों से किया था। अब्दुल्ला ने गहरी सांस लेते हुए सर हिलाया, फिर इसका साथ थपकाया। फातिमा होठों पर हल्की मुस्कान लिए अब्दुल्ला को देखती रही। भाई आप मुझे बख्त के भाई के घर ले चलेंगे? उसने बहुत धीमे से नज़रें झुकाते हुए पूछा। अब्दुल्ला ने हैरत से उसे देखा। बच्चे आपने बताया नहीं, अब आप आगे क्या करेंगी? अब्दुल्ला ने मुस्कुराकर पूछा। वो इसकी बात इग्नोर कर चुका था। बहुत खूबसूरती से फातिमा ने गहरा सांस लेकर अपने आगे का प्लान भाई को बताया, जो इसके सर पर हाथ रखे बहुत ध्यान से सुन रहा था। वो घर आता चौंका था। घर में फुल आवाज़ में म्यूज़िक चल रहा था। वो ठटका, यहाँ भला कौन म्यूज़िक सुनता था, वो भी फुल आवाज़ में। आवाज़ इसके कमरे से आ रही थी। वो कुछ सोचता हुआ जल्दी से अपने कमरे की तरफ बढ़ा। वो तीनों तकिया बिना नी रजना ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਰਜਣਾ, ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕੂਚ ਨਾ ਕਰੀ, ਤੇਰਾ ਜਾਣਾ ਸੀਨੇ ਤੇਰਾ वंगू जुदा, मोहल्ले विचू कूच ना करी। आवाज़ पूरे क्वार्टर में ज़ोर शोर से गूंज रही थी। उसने गहरी सांस लेते हुए एक झटके से दरवाज़ा खोला था। सामने एक अजीब सा मनाजिर था। वो हैरत सा उसे देखता रह गया, जो इसके ही लैपटॉप में सॉन्ग लगाए, साथ माइक रखे, नाइट ड्रेस में बहुत झूम झूम कर नाच रही थी। साथ इसकी बेटी भी इसका पूरा साथ दे रही थी। वो बेड पर और इसकी बेटी ज़मीन पर डांस में मगन थी। हिना ये वाला स्टेप। वो हाथों को इर्द गिर्द घुमाती हुई उससे बोली। हिना ने सर हिलाकर इसके स्टेप में नकल की। वो लब भेजकर एक झटके से लैपटॉप उठाकर नीचे फेंक चुका था। वो दोनों जहाँ थी वहीं साख्त खड़ी रह गई। हिना मेरे बच्चे आओ, मैं आपको आपके रूम में छोड़ाऊँ। वो हिना के करीब आता संजीदगी से बोला। हिना ने सिर झुकाकर हाँ में सर हिलाया और एक नज़र उसे देखती हुई बाप के साथ चली गई। उफ, ये कहाँ से आ गए? ये तो इस्लामाबाद गए थे और अपना लैपटॉप भी तोड़ दिया। मुझे क्या? वो नाखन दांतों से कुतरती हुई बोली। वो कुछ सोचते हुए कमरे से भागने ही लगी थी जब वो दरवाजे में नमूदार हुआ था। वो भागती हुई एकदम से रुकी। इसकी आंखों में सुर्खी देखकर वो घबराई। क्या है, मुझे क्यों घूर रहे हैं? लैपटॉप आपने खुद तोड़ा है, मेरा क्या कसूर इसमें? वो पीछे होते हुए पुरएतमाद अंदाज में बोली। वो जूं जूं पीछे हटती जा रही थी, वो भी यूं यूं इसके करीब हो रहा था, जिससे वह घबराई थी। वो कुछ बोल भी नहीं रहा था। क्या है, मेरे करीब क्यों आ रहे हैं? और कुछ बोल भी नहीं रहे। चुप का फास्ट रख लिया है क्या? खबरदार अगर मुझे फेंकने से या किसी और चीज़ से उल्टा लटकाया तो, या मुझे मारा डांटा, मैं वो रोना धोना मचाऊंगी कि याद रखेंगे आप। वो गुस्से से बोली। वो कमर पर हाथ रखे उसे देखता रहा। अंदाज में बहुत सरपन था। आँखों में सुर्ख डोळे बड़े वाज़े थे। ऐसे मत देखें मुझे। वो पहली दफ़ा इसकी नज़रों से पजल हुई थी। ये क्या तमाशा था? वो सदपन से बोला। तमाशा तो नहीं था, मैं और हना सॉन्ग सुन रहे थे। वो अपने घुंघराले बालों को पीछे करती हुई कंधे को उचकाकर बोली। सॉन्ग सुन रही थी या बेहुदा नाच रही थी? वो उससे एक झटके से अपनी तरफ खींचता हुआ बोला। वो एकदम से इसके करीब आई थी। बेहुदा तो नहीं था। जिसको खुद कुछ ना आता हो वो तो ऐसे ही कहता है। वो इससे अपना